हेलो दोस्तों, यूपीएससी स्टडी बाय विपिन देव में आपका स्वागत है। आज हम यूपीपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पर्यावरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। हमने पहले भाग में पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जो भी पीवाईक्यू थे उससे संबंधित जो स्टैटिक पार्ट थे हमने उसका 360 एनालिसिस किया। अब हम आगे शुरू करते हैं पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य कि पर्यावरण में वे अवांछित तत्व जो पर्यावरण की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, यानी जो हमारे चारों तरफ घिरे हुए क्षेत्र है, चाहे जैविक हो चाहे अजैविक हो, उसमें जब कुछ अवांछित तत्व आ जाते हैं तो वे पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। जैसे हम चारों तरफ जल से घिरे हुए हैं, मतलब 71% भाग लगभग जल है, तो उस जल में जब हम कुछ प्रदूषित तत्व मिला देते हैं, यानी जब यूट्रिफिकेशन की प्रक्रिया, सुपोषण की प्रक्रिया हो जाती है, जब सीवेज या उद्योगों से हम कचरों का उसमें मिलान कर देते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, वे जल को प्रदूषित कर देते हैं। तो अब हम पीवाईक्यू को देखते हैं। जैसे पहला है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। ठीक, तो जो हमारा क्षेत्र है, जो बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, बांग्लादेश, ये जो तटीय क्षेत्र है, यह क्षेत्र आर्सेनिक से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। यानी जो गंगा का निचला बेसिन है, जो ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो मैदान है, ये सबसे अधिक आर्सेनिक से प्रदूषित है। अतः अगर पूछा जाएगा राज्यों के अनुसार तो पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक है, और देश के अनुसार सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा तो ये पश्चिम बंगाल, यानी जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है, यह सबसे अधिक आर्सेनिक से प्रदूषित माना जाता है। अब आते हैं डीडीटी क्या है। डीडीटी डीडीटी क्या है? एक प्रकार का प्रदूषक है। और कैसा प्रदूषक है? पहला है अजैव अजैव प्रदूषक। अजैव क्या होता है? जिसमें जैविक तत्व उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे डीडीटी में आप देखेंगे कि जैसे पारा है, जैसे सीसा है, या जो भी अन्य प्रकार के अजैविक तत्व हैं। दूसरी चीज, अजैव तो हैं लेकिन ये अपघटी नहीं है, यानी इनको आप अपघटन नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो क्या हुआ? अजैव तो हैं लेकिन अपघटनीय प्रदूषक है, मतलब इन्हें अपघटन नहीं किया जा सकता। ठीक, तो डीडीटी हुआ। और डीडीटी क्या होता है? जो खाद्य श्रृंखला में जो हमारे पोषण स्तर है इनमें संचित होते हुए चले जाते हैं, और इनकी सबसे अधिक मात्रा सबसे उच्च स्तर के पोषक स्तर, यानी अगर पहला पोषक स्तर तो सोपोसी, द्वितीय में शाकाहारी, तृतीय में मांसाहारी, चतुर्थ में सर्वाहारी, यानी जितनी ऊंचा पोषक स्तर होगा उसमें डीडीटी की मात्रा उतनी अधिक पाई जाएगी। अब आते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है। हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड एक प्रकार का रंगहीन गैस है। जैसे कोई वनस्पति है, कोई पशु पदार्थ है, जब इसका अवायवीय विघटन होगा, मतलब जब इसका विघटन होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड मुक्त होगी। जैसे आप इसमें कैसे इसको छांट सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से क्या निकलेगा? शीशा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तेल रिफाइनरी से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ताप विद्युत संयंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। क्योंकि आपने ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र में पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने कभी ये नहीं पढ़ा हुआ कि हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें पाया जाता है। तो आप सीधे पहुंचेंगे कि हमने सड़ते हुए वनस्पति या पशु पदार्थ के बारे में कभी नहीं सुना है, और इन तीनों के बारे में सुना हुआ है, और इन तीनों में ये तत्व तो नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में पाया जाता है। ठीक, अब है नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। नदी का जल, जैसे ये हमारा नदी है, मान लीजिए कानपुर से इलाहाबाद के बीच हमारी गंगा नदी है। कानपुर में इसमें चमड़े के जो कारखाने, उनसे क्या आया? उनसे आया कचरा। फिर इसमें क्या हुआ? पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हुई गंगा नदी में, जिसे हम यूट्रिफिकेशन या सुपोषण की प्रक्रिया कहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे इनमें जो जो परवाल हैं, जो इसमें शैवाल हैं,
जो और प्लवक हैं उनकी मात्रा में, जो अवांछित प्लवक हैं उनकी मात्रा में वृद्धि होगी। फिर क्या होगा, जो इसमें जीव हैं और जो भी अपघटन करने के लिए, जो भी इन तत्वों को अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होगी, यानी इसमें क्या होगा, बीओडी की यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा, यानी ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी, ताकि इनका अपघटन किया जा सके। और इसमें धीरे धीरे डीओ यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी। यानी अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो जल है वो प्रदूषित हो जा रहा है। तो नदी का जल प्रदूषण कैसे मापा जाता है, जल में घुली ऑक्सीजन। अगर जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो रही, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो रही, इसका मतलब है जल प्रदूषित हो रहा है। और अगर बीओडी की मात्रा बढ़ रही है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मतलब उसे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो अपघटन कर सके, इसका मतलब प्रदूषण बढ़ रहा है। अब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मांग होती है। क्या कि जल में ऑक्सीजन यानी उसे अपघटन करने के लिए, जो जीवों में श्वसन करने के लिए जो ऑक्सीजन की मांग होती है, वो क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब है रिंगल मेल स्केल का प्रयोग लिपिड के घनत्व के मापन में होता है। रिंगल मेल स्केल, ठीक। पहली चीज देखो इसमें कैसे छाटना है। आपने पढ़ा ध्वनि, ध्वनि आप पढ़ी हुई है, ध्वनि को हम कैसे मापते हैं, डेसिमल, ठीक। आपने पढ़ा हुआ प्रदूषित जल को हम कैसे मापते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पे। आपने पढ़ा, आपने मान लो कभी नहीं आपने सुना होगा कोहरा को हम रिंगन में स्केल, कोहरा आप ओस पढ़े हुए, लेकिन कोहरा को आपने कभी नहीं नाम सुना होगा। लेकिन आप जानते हो धुआं यानी स्मोक, यानी लगातार आप देख रहे हैं स्मोक न्यूज में है, दिल्ली एनसीआर में स्मोक न्यूज में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रिंगल मैन स्केल, यानी ये नया नाम दिख रहा है आपको। इसका मतलब आपने कभी बहुत पढ़ा कोहरा, आपने ओस पढ़ा, लेकिन कभी रिंगल मैन स्केल का नाम नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये नहीं होगा। यानी क्या बच्चा, स्मोक, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको ऐसे ऑप्शन को क्लिक करना है जिसके बारे में आप नहीं सुने हैं, तो उसको तुरंत टिक नहीं कर देना है कि हो सकता है। आप देखिए कौन सा आंसर हो सकता है इसका अप्रोप्रिएट आंसर। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है। तो वायु प्रदूषक का सूचक कौन है, लाइकेन। इसमें कौन है, लाइकेन। लाइकेन किसका बना होता है, लाइकेन कवक व शैवाल, कवक व शैवाल सहजीवी संबंध में रहते हैं। इन कवक व शैवाल सहजीवी संबंध, मतलब कवक शैवाल का पोषण, शैवाल कवक का, यानी ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन। तो लाइकेन क्या है, वायु प्रदूषक का सूचक है। यानी जहां वायु प्रदूषक की मात्रा में वृद्धि होगी, वह लाइकेन की मात्रा में कमी आएगी। यानी लाइकेन को स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे वायु प्रदूषक होगा इनकी मृत्यु होगी, और इससे पता लगता है कि वायु प्रदूषण हो रहा है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश कुछ नहीं, जो ताप विद्युत संयंत्र हैं, जो जो हमारे भट्ठे हैं, जो उससे छोटे छोटे महीन कण निकलते हैं, वही फ्लाई ऐश कहलाते हैं। तो जो ताप विद्युत संयंत्र है, जब उसमें हम कोयले का दहन करेंगे तो उससे क्या होगा, यानी जब हम कौन से कोयले का दहन करेंगे, पत्थर के कोयले का, यानी जब पत्थर के कोयले का हम दहन करेंगे तो उससे क्या होगा, जो धूल के कण निकलेंगे, जो उसमें राख के कण निकले हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लाई ऐश कहते हैं। और फ्लाई ऐश की खतरा क्या होता है, क्योंकि फ्लाई ऐश जब हवा में उड़ता है तो मनुष्य के श्वसन में भी चला जाता है, या क्या करता है, जो पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, उनकी जो छिद्र है उसमें जाम हो जाता है। इससे वे क्लोरोफिल या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र से। अब है वायु गुणवत्ता सूचकांक को सामान्यतः PM10 PM2.5 से संदर्भित किया जाता है। इनमें PM अक्षरों का अर्थ क्या है, आप बार बार सुनते हैं कि नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ये कहाँ चल रहा है, दिल्ली एनसीआर में। और आप बार बार न्यूज में सुनते हैं कि PM2.5 PM10 की मात्रा में लगातार वृद्धि हो जा रही है। क्यों, क्योंकि ये श्वसन के लिए खतरा है, क्योंकि जब आप सांस लेंगे तो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जो मनुष्य के श्वसन में चले जाते हैं। तो PM कुछ नहीं, PM होता है पार्टिकुलेट मैटर। अब है धुआं या स्मोक आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होते हैं। तो हम बताते हैं प्रदूषण, क्योंकि एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राथमिक प्रदूषक कौन है और द्वितीयक प्रदूषक कौन है। प्राथमिक, प्राथमिक कुछ नहीं, जो डायरेक्ट संयंत्रों से निकलेंगे, डायरेक्ट आप कोई क्रिया करेंगे उससे निकलेंगे। जैसे आपने जब कोयले का दहन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड निकला, या जो हमारी रिफाइनरीज हैं, और जब भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, यानी जो डायरेक्ट निकलेगा, प्राथमिक क्रिया से निकल जाएगा, वो कहलाएंगे प्राथमिक प्रदूषक।
लेकिन जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में अंतःक्रिया, विभिन्न प्राथमिक प्रदूषक आपस में अंतःक्रिया करेंगे तो एक नए प्रदूषक का निर्माण करेंगे, जिन्हें हम कहेंगे द्वितीयक प्रदूषक, जिन्हें हम कहेंगे द्वितीयक प्रदूषक। जैसे स्मॉग, स्मॉग क्या है? द्वितीयक प्रदूषक, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं उत्पन्न होते हैं किसी संयंत्र से या कहीं। ये क्या होते हैं? ये नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड है, ये जब आपस में सूर्य की रोशनी में अंतःक्रिया करते हैं तो स्मॉग बनाते हैं, यानी ये द्वितीयक प्रदूषक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जब कार्बन का दहन होगा कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट निकलेगा। हम क्या करेंगे? हम श्वसन लेते हैं तब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो क्या है? ये प्राथमिक प्रदूषक है। फ्लाई ऐश क्या है? कि जब भी ताप विद्युत संयंत्र है तो ताप विद्युत संयंत्रों से जब आप कोयले का दहन करेंगे तो राख निकलेगा, वो क्या है? प्राथमिक प्रदूषक, यानी फ्लाई ऐश। आप कार्बन मोनोऑक्साइड, जब भी आप कोई चीज, जैसे आप क्या करेंगे? सिगरेट पी रहे हैं, डायरेक्ट निकल रहा कार्बन मोनोऑक्साइड। आप मोटर गाड़ी चला रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। जबकि स्मॉग क्या है? जब सूर्य के प्रकाश में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, यानी ये क्या है? ये कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल संयंत्र से निकल रहे हैं, जीवाश्म ईंधन के निकल रहे हैं। जब वे आपस में अंतःक्रिया करते हैं तब बनता है स्मॉग, यानी ये क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। तो आपको ध्यान देना है, प्राथमिक प्रदूषक क्या है? जो सीधे निकलते हैं, और द्वितीयक प्रदूषक क्या है? जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। जैसे ओजोन डायरेक्ट नहीं, ओजोन भी अंतःक्रिया करेगा। पराक्सीएक्सिल नाइट्रेट, स्मॉग, ये सब द्वितीय प्रदूषक है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश, सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्ट निकलते हैं, तो ये प्राथमिक प्रदूषक है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? जैसे सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी, क्योंकि सूर्य की प्रकाश विभिन्न प्रकार की विकिरण में विभाजित होती है, तो जो उसकी पराबैंगनी विकिरण वो क्या करेगी? जो समताप मंडल है, समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन की परत पाई जाती है, तो सूर्य की प्रकाश से जो पराबैंगनी विकिरण आएगी वो क्या करेगी? वो ऑक्सीजन को क्या करेगी? तोड़ देगी, यानी दो ऑक्सीजन मूल बनाएगी, और ये ऑक्सीजन मूल क्या करेंगे? दूसरे ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देंगे? ओजोन बना देंगे। यानी सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया में से क्या पैदा करती है? ओजोन। तो आप कहोगे ये तो सूर्य के जो पराबैंगनी विकिरण है ओजोन का विखंडन भी करती है। हाँ, ये ओजोन का निर्माण भी करती है, ओजोन का विखंडन, यानी ये प्रक्रिया समानांतर चलती रहती है। ओजोन का निर्माण होगा, ओजोन का विखंडन होगा, लेकिन जब मानवीय क्रियाएं इसमें मिल जाती हैं, यानी फ्लोरोकार्बन जैसी जो तत्व मिल जाते हैं, तो ओजोन के विखंडन की प्रक्रिया तेज हो जाती है और ओजोन का क्षरण हो जाता है, यानी प्राकृतिक प्रक्रिया में आप हस्तक्षेप करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? जैसे अब इसमें कैसे आप छाटेंगे? बैक फिल्टर, यानी कहीं ना कहीं फिल्टर की बात हो रही है, वायु प्रदूषण से हम फिल्टर कर देंगे। साइक्लोन कलेक्टर, यानी आप क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, सेपरेट करेंगे, यानी जो प्रदूषक है उनको सेपरेट करेंगे। साइक्लोन डिवाइडर, ठीक, आप कभी भी साइक्लोन डिवाइडर का नाम बाई चांस, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि बैक फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन डिवाइडर क्या है, तो आप सीधे याद कर लो कि बैक फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, ये क्या वायु प्रदूषक के रोकथाम की विधि है, जबकि साइक्लोन डिवाइडर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? आप सीधे पहुंचोगे यूट्रोफिकेशन, यानी यूट्रोफिकेशन क्या है? जब जलीय निकाय में पोषक तत्वों में वृद्धि होगी तो उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इससे क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में वृद्धि होगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन में कमी होगी और बायोलॉजिकल डिजर्ट की परिसंक्रमा साकार होगी, यानी धीरे धीरे जो जलीय निकाय है वो डिजर्ट के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी यूट्रोफिकेशन। क्यों? क्योंकि ये जलीय प्रदूषण संबंधित। जबकि स्मोक क्या है? द्वितीय प्रदूषक है। अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा जब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब मिलेंगे तो यानी वायु प्रदूषण। एस्बेस्टस क्या है? वायु प्रदूषण। अब आइए, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन का मूल स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोल, डीजल जब आप दहन करेंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, और ये कहाँ जाएगा? वायुमंडल में। यानी क्या करेंगे? ये मुख्य रूप से ये वायु को प्रदूषित करेंगे। किसको प्रदूषित करेंगे? वायु को प्रदूषित, यानी वायु प्रदूषण का करें। अब है, जैसे आप पूछोगे बाद में कि सर जल को भी प्रदूषित कर सकता है कहीं ना कहीं, धूप प्रदूषण, कुछ नहीं, मुख्य रूप से ये प्रदूषण किसको करते हैं? वायु प्रदूषण को। हाँ, जब कभी कभी दे दिया उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी हो सकता है। अब है,
जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। ठीक, आप देखेंगे जाड़े में दिल्ली में क्या होता है, स्मॉग एकदम, मतलब आपको दृश्यता कम रहती है, आप सांस लेने में भी आपको बाधा आती है, जैसे दीपावली के समय भी। तो जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। इसका मुख्य कारण है कि जाड़ों में क्या होता है कि ठंडी तथा भारी वायु जो होगी वो जो जमीन है उसके नजदीक होती है। जैसे गर्मियों में क्या होगा, गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो उतना नहीं, लेकिन नीचे ठंडियों में वह नीचे बना रहता है, और जो भी प्रदूषक होते हैं वो भी ऊपर नहीं जा पाते, वो भी नीचे धरातल के नजदीक बने रहते हैं। इसीलिए आप देखोगे स्मॉग और दिल्ली में वायु प्रदूषण यानी जाड़ों में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बना रहता है। ठीक, अब दूसरा है मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़ों में बढ़ जाती है। नहीं, गलत है। मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में घट जाती है, यानी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। यानी कथन ए सही है, कारण ए गलत है। भारत के बड़ों नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ठीक, बड़े नगर, ध्यान देना, बड़े नगर। जैसे मान लो दिल्ली, आप देखोगे दिल्ली में आप देखोगे कि कहाँ थर्मल पावर प्लांट है। ठीक, कहाँ औद्योगिक खंड कितना बड़ा है, लेकिन आप देखोगे कि क्योंकि औद्योगिक खंड क्या होता है, परिधीय क्षेत्रों में होता है। जबकि आप देखोगे खूब गाड़ी चल रही है, हर व्यक्ति गाड़ी ले लेके चल रहा है, सब जीवाश्म ईंधन युक्त गाड़ी लेके चल रहे हैं, यानी वे क्या कर रहे हैं, परिवहन। परिवहन, क्योंकि इससे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, और ये सब पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। जबकि आप इसमें दिया गया नगरीय ठोस अपशिष्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट क्या करते हैं, ये जल को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि जल में इनका निष्कर्षण होता है। औद्योगिक खंड क्या करेंगे, जैसे कानपुर है, ये क्या करेंगे, ये गंगा नदी को यानी जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो कहीं ना, और बड़े नगर में ताप शक्ति केंद्र नहीं बनते मुख्य रूप से, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट दूरस्थ क्षेत्रों में जहां होता है वहां बनते हैं। ठीक, तो बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे परिवहन खंड। तेजाबी वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है। रेसिड रेन क्या होता है? ठीक, देखिए जब क्या होगा, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, रिफाइनरी है, इन सब से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, इनसे नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड निकलेगा, और ये क्या करेंगे, जल से क्रिया करके क्या बनाएंगे, ये बनाएगा H2SO4, और ये बनाएगा HNO3, यानी ये बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये बनाएगा नाइट्रिक अम्ल। यानी ये क्या बनाएंगे, ये सांद्र, मतलब इनमें जो अम्लता होगी उसकी सांद्रता उच्च होगी, और ये कहीं ना कहीं जल को तेजाबी या एसिडिक कर देते हैं। और इनका प्रभाव क्या होता है, जब तेजाबी वर्षा होती है तो पहली चीज जल में क्या करते हैं, बायोलॉजिकल डिजर्ट की घटना करते हैं, यानी सुपोषण और बायोलॉजिकल डिजर्ट। दूसरी चीज क्या करते हैं, ये जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है जैसे ताजमहल है, इन सभी में क्या करते हैं, क्रैक कर देते हैं। मतलब जब ये गिरते हैं तो उसमें क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या, क्रैकिंग गैस। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? मुख्य रूप से जो अम्लीय वर्षा होती है वो कहाँ होती है, अम्लीय वर्षा के जो मुख्य केंद्र है वे है नॉर्वेजियन यानी स्कैंडिनेवियन कंट्री, यानी जो हमारे ये कंट्री है, यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक अम्लीय वर्षा से प्रभावित हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक, देखो अजैविक, अजैविक प्रदूषक बताओ, सवाल जैविक है कि अजैविक? जैविक है। विषाणु क्या है? जैविक है। आर्सेनिक क्या है? अजैविक है। जबकि बैक्टीरिया जैविक है, यानी ये तीनों जैविक है जबकि ये अजैविक है। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे पहुंचना है आपको कि आप क्वेश्चन को पढ़े क्या कह रहा है, उसके बाद आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। यानी भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? अजैविक यानी आर्सेनिक, यानी जिसमें जैविक ना हो। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा क्या होगा बताओ? अगर जल प्रदूषण बढ़ता रहा, जैसे जल है, नदी है, तालाब है, ये खूब प्रदूषित हो जाएंगे तो क्या होगा? वर्षा में अवरोध आया, ठीक, मान लो जल चक्र रुक जाएगा, जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। मैंने क्या कहा था, जब जल प्रदूषण बढ़ेगा यानी यूट्रोफिकेशन हो रहा है, यानी जो उसमें अपघटन करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए तो उसकी मात्रा में कमी हो जा रही है, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जा रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ रही है। यानी जब जल प्रदूषण होगा तो ऑक्सीजन अणु जलीय जीवन के लिए अनुपलब्ध होंगे और वे बायोलॉजिकल डिजर्ट बन जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से एक निम्नीकरण, मतलब निम्नीकरण मतलब जिनका अपघटन किया जा सकता है, तो बताओ। पारद यानी पारे का नहीं किया जा सकता,
धातुएं, इस्पात, इन सब का निम्नीकरण कैसे हो सकता है? हाँ, घरेलू वाहित मल, यानी घरेलू वाहित मल क्या होता है? जैसे घरेलू में से, जैसे शौचालय से जो निकले हुए या जो ये सब प्रदूषक है, ये सब क्या है? ये बैक्टीरिया क्या करते हैं या अन्य जीव क्या करते हैं जो जैविक है, इनको विघटित कर देते हैं और इनको अंत में गैस जैसे क्या हम करते हैं। बायोगैस कैसे बनता है? जो वाहित मल होता है यानी जो गोबर होता है उसका अपघटन करते हैं और वो निम्नीकरण होते हैं, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है, मान लो, ठीक। लेकिन कारण क्या कहा है? उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है, मान लो आप नहीं जान रहे, लेकिन क्या कहा है? उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, यानी आप जब उर्वरक और कीटनाशक का खूब छिड़काव करेंगे खेतों में, मृदा में, तो मृदा प्रदूषित होगी, उससे वे फसलों में जाएंगे और सीधे मनुष्य के भोजन में यानी मनुष्य के लिए खतरनाक है। यानी ये सीधे मनुष्य के जीवन के लिए, जो जलीय जीवन है, जो हमारे इन सभी के लिए डायरेक्ट खतरा पहुंचा रहे हैं। यानी बताओ ये अधिक खतरनाक है कि नहीं? अगर मनुष्य जीवन को ही खतरा पहुंचा देंगे तो औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक बन जाती है, यानी कथन एवं कारण सही है। एरोसॉल जलवायु परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। एरोसॉल क्या है? जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल में आप देखोगे धूल के कण बनेंगे, ठीक, धूल के कण और जो विभिन्न कण हैं उसमें क्या मिलते हैं? ये सब क्या है? एरोसॉल है, ठीक। अब ये एरोसॉल जैसे मान लो वायुमंडल, इसमें कई एरोसॉल, धूल के कण है, नमक के कण है, ज्वालामुखी से जो निकले हुए कण है, ये सब क्या बनेंगे? एरोसॉल। ये क्या करेंगे? जैसे सूर्य की लघु तरंग किरण आ रही है, इसको पार करेगी, ये पृथ्वी से दीर्घ तरंगें विकिरण जाएगी, तो इसको एरोसॉल रोक लेंगे, यानी ग्रीन हाउस गैस। यानी एरोसॉल क्या करेंगे? लघु तरंगीय एवं अवरक्त विकिरण से अन्योन्य क्रिया करेंगे, यानी जब ये आएगा तो इससे क्रिया करेंगे, यानी क्या करेंगे? तो बताओ, और इसको रोक लेंगे, यानी बताओ ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव कर रहे हैं कि नहीं? यानी ये क्या कर रहे हैं? तापमान को रोककर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि यानी जलवायु परिवर्तन की क्षमता रख रहे हैं कि नहीं एरोसॉल? यानी क्या होगा? एरोसॉल जलवायु परिवर्तन की क्षमता रखते हैं और एरोसॉल लघु तरंगीय एवं अवरक्त विकिरण से अन्योन्य क्रिया करते हैं, यानी दोनों सही है, दोनों की व्याख्या करता है। किस स्तर में सबसे अधिक की ध्वनि खतरनाक होती है, यानी ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? जैसे 45 जो डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता किस में आते हैं? डेसिबल में। तो 45 डेसिबल एक आदर्श ध्वनि मानी जाती है। किस स्तर से अधिक की ध्वनि, बताओ इसमें सबसे अधिक स्तर कौन दिया? 30, 40, 60, 80, यानी 80 डेसिबल। तो किस स्तर में अधिक की ध्वनि खतरनाक? 80 डेसिबल से। जब भी आप देखोगे ज्यादा है, यानी क्योंकि ये बताइए 45 डेसिबल, ठीक, आप सुनने के लिए आपको चाहिए एक नॉर्मल में, तो बताओ 3 आंसर होगा? नहीं होगा। बी आंसर होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको 45 डेसिबल चाहिए, उसमें 15 डेसिबल बढ़ा दोगे, कौन सा ज्यादा खतरनाक हो जाएगा? मान लो कुछ दिन के लिए। लेकिन अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण यानी खतरनाक भी है, डेंजर, यानी 80 डेसिबल से अधिक की तीव्र ध्वनि। और ध्वनि प्रदूषण को हम किस में मापते हैं? डेसिबल में। जबकि हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति का मात्रक है, तो डेसिबल। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, ठीक, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, ठीक। आप महुआ भी पढ़े हुए हैं, नीम भी पढ़े हुए हैं, पॉपुलर अपने क्या होता है जो उत्तर यूपी में होता है, लेकिन आपने कभी, मैं अगर इसको मान लीजिए आप नहीं जान पा रहे कि महुआ है, नीम हम पॉपुलर है, आप जानते हैं कि सब कहीं ना कहीं धूल प्रदूषण रोकते हैं, लेकिन जो मुख्य है वो क्या है? सीता अशोक। सीता अशोक को जब देखेंगे तो उसकी पत्ते इस प्रकार से छोटे छोटे पत्ते और उसका ऐसा आकार होगा, यानी वे इतना प्रदूषण रोकते हैं। जैसे क्या होगा? महुआ एक पत्ता यहाँ तो एक पत्ता यहाँ, नीम क्या है? छोटे छोटे पत्ते, पॉपुलर क्या? बड़े बड़े पत्ते दूर दूर, लेकिन सीता अशोक के पत्ते बहुत घने होते हैं, यानी धूल प्रदूषण को वो अपने में क्या करते हैं? केंद्रित कर लेते हैं। यानी जो पेड़ जिसमें जितना अधिक पत्ता होगा, जितना उसमें सघनता होगा, उतना धूल प्रदूषण को रोकेंगे वो। निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण? अधिकतम ध्वनि प्रदूषण कुछ नहीं जान रहे हो, ये समझ लो, जिसकी जितनी अधिक आवाज उतना अधिक ध्वनि प्रदूषण। तो बताओ ट्रक की ध्वनि ज्यादा होगी कि निर्वाचन सभा की, कि पॉप संगीत की? जेट उड़ान। जेट उड़ान, जेट जब उड़ता है तो देखो आदमी, जब हवा में जहाज उड़ते हैं तो इतनी आवाज तेज होती है कि मनुष्य कान अपना कान मुंह लेता है, तो जेट उड़ान है। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग उपयोग किया था? ग्रीन मफलर जो संकल्पना ये क्या करते हैं? जैसे सड़क के किनारे हैं, जो हमारी हाईवे के किनारे हैं, राजमार्ग है, उनमें क्या करते हैं? वृक्षारोपण करते हैं एक सीक्वेंस वाइज। इस संकल्पना को क्या करते हैं? ग्रीन मफलर कहते हैं, यानी ये क्या करते हैं?
जो ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं उस क्षेत्र में जो शोर होता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं, यानी मानव जो पर्यावरण प्रदूषण फैलाएगा, एक क्रिया कहलाती एंथ्रोपोजेनिक, यानी मानव जनित कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषक को क्या कहलाते हैं, एंथ्रोपोजेनिक, यानी मानवीय प्रदूषक। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण, फिर देखो आ गया, मानव गतिविधियों से अगर प्रदूषक होगा तो एंथ्रोपोजेनिक, यानी मानवीय गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण, यानी फिर आ गया एंथ्रोपोजेनिक। यानी आप देखोगे बार बार क्वेश्चन रिपीट होगा, आप कंफ्यूजन नहीं करना है, अच्छे से आपको पढ़ना है, उसको टैकल करते जाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि जब दिमाग लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी मानवीय गतिविधियों से जो भी प्रक्रिया होगी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, और जो भी प्रदूषक यानी एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं है, मतलब किसका आप विघटन नहीं कर सकते हो, बताओ। सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, पीवीसी। ठीक, आप जानते हो इसमें से कौन सा। पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप जब भी पढ़ोगे केमिस्ट्री में, घटना चक्र में या किसी में, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड एक प्रकार का बहुलक है, जो क्या है, प्लास्टिक जब आप पढ़ोगे, पीवीसी पढ़ोगे, इससे क्या बनता है, पाइप बनता है। ये जैव निम्नीकरण नहीं है। जबकि आप देखोगे सेलुलोज, प्रोटीन, स्टार्च, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन के लिए, जैसे सेलुलोज, प्रोटीन, इसका विघटन हो सकता है। जैसे प्रोटीन मनुष्य खा रहा है तो मनुष्य के शरीर में उसका पाचन तंत्र पाचन हो जा रहा है। स्टार्च क्या है, स्टार्च हमारे जो हमारे हार्मोन्स, जो हमारे लार्वा होते हैं, क्या करते हैं, स्टार्च को अपघटित कर देते हैं। जबकि पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक प्रकार का बहुलक है, प्लास्टिक है, जिसका अपघटन नहीं होता जल्दी। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है, मतलब जैव अपघटनीय, मतलब जिसका अपघटन किया जा सकता है। यानी देखो सीवेज, क्योंकि जब सीवेज से आप देखोगे, सीवेज से क्या निकलेगा, कचरा, मल मूत्र निकलेगा, तो उन मल मूत्रों से ही तो हम ऊर्जा बनाते हैं। बिना अपघटन की ऊर्जा कैसे बनेगी, अपघटन होगा तभी तो ऊर्जा बनेगी। तो मल मूत्र का जब अपघटन होगा तभी तो ऊर्जा बनेगी। यूरोनार्व से बनाए गए हैं। आप बार बार सुन रहे हैं कि भारत स्टेज, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 6, ये क्या है, क्योंकि यूरोप में क्या था, यूरो मानक, यानी जो वाहन थे, जो उसमें धुएं से होने वाले प्रदूषण थे, उनके लिए यूरो नार्म बनाए गए। जैसे यूरो 1, यूरो 2, मतलब जैसे जैसे यूरो मानक में 1, 2, 3 की जैसे वृद्धि होगी, वैसे ही वाहनों से जो होने वाले प्रदूषण है उसमें कमी आएगी। यानी ये पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक बेंचमार्क है कि कैसे हम मानकों को बढ़ाते जाएं और इसमें प्रदूषण में कमी आती जाए, यानी वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने वाले। इसी प्रकार भारत में क्या है, भारत स्टेज, यानी BS6 आप देखोगे वाहन है, BS4 वाहन है। तो BS6 वर्तमान में वाहन क्यों निकल रहा है, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, जो हमारी गाड़ियों से जो उनका दहन होता है, जो उसमें पेट्रोल का, तो उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा में कमी आए, यानी भारत स्टेज। तो क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है भारत स्टेज क्या है, तो वाहनों से निकलने वाली यानी धुएं के लिए, जैसे भारत में। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, जैसे आप खेतों में खाद का छिड़काव किए खूब, तो उर्वरक में क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो मृदा प्रदूषण हुआ कि नहीं, मृदा में अम्लीकरण हुआ कि नहीं। फिर आपने खूब खाद छिड़काव किया, जल में वो बहकर चला गया, नदियों में, नालों में, उससे क्या हुआ, नदियों में यूट्रोफिकेशन हुआ। आपने खूब उर्वरक का छिड़काव किया, इससे क्या हुआ, वो नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में ग्रीन हाउस गैस में वायु को प्रदूषित किया, यानी उर्वरक के अतिरिक्त प्रयोग से सब। मतलब जब भी पर्यावरण में आप देखोगे उपयुक्त तो सभी, अधिकतर उपयुक्त सभी, मतलब कहीं ना कहीं वो उससे रिलेटेड रहता ही है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहाँ आपको लगे कि ये हो सकता है उपयुक्त सभी, ये हो सकता है विकल्प, ये हो सकता है इसलिए उपयुक्त सभी है, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करेगा, क्योंकि आयोग नहीं चाहता कि भर्ती कोर्ट में फंसे या कोई क्वेश्चन कोर्ट में फंसे। देखिए अब है कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रदूषक से क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे जो हमारी जो हमारी गाड़ियां हैं, जो हमारे वाहन हैं, उनका जब जब उनसे दहन होगा तो उनके दहन से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वे कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बोक्सी, क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से, क्योंकि ये क्या करेंगे, फिर लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाएंगे। और ये बताओ धूल के कण, क्योंकि धूल के कण, जैसे आप धूल का कण है, आप सांस लिए, आपके श्वास में चला गया, यानी आपको श्वास संबंधी रोग हो गया। तो सी का क्या होगा, 3, सी का 3 कहाँ है, एक विकल्प में सीधे आंसर हो गया। तो देखो सी में कहीं 3 है, आप नहीं जान रहे हो मान लीजिए, क्योंकि आप देखोगे शीशा क्या है, शीशा नर्वस सिस्टम के लिए है। जैसे इस समय शीशे की मात्रा में, जैसे पेट्रोल वाहन में क्या पाया जाता है,
पेट्रोल वाहन में शीशे की मात्रा को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र के लिए खतरा है, तो इस केंद्रीय नर्वस सिस्टम के लिए खतरा है। तो डी का 4 देखो एक विकल्प में ही है। तो अगर आप एक ऑप्शन को पकड़ लिए आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप जैसे देखोगे आंसर सही हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन जो उसमें जो रक्त में पाए जाने वाला कार्बोक्सी बनाता है और ये लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब है स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अधिक आविषालुधक प्रदूषक है। ठीक, स्वचालित वाहन यानी वाहन से जब ईंधन का दहन होगा तो क्या होगा, लेड यानी सीसा का उत्सर्जन होता है। और ये क्या है, इससे जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक, तो आप जब भी देखोगे आपने ऊपर पढ़ा था सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम और इसका स्रोत क्या था, वाहन थे यानी लेड। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय, जैव निम्नकरणीय मतलब जिसका अपघटन किया जा सकता है। बताओ, इसमें प्लास्टिक का नहीं, पारा का नहीं, पॉलीथीन का, रबर यानी जो प्राकृतिक रबर होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रबर की खेती होती है तो बताओ इसका अपघटन तो होगा ही ना, जो प्राकृतिक चीजें हैं, तो रबर। दिल्ली प्रशासन पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक प्रदूषण पत्तियों को जलाने से होता है। देखो क्वेश्चन क्या है, दिल्ली वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक प्रदूषण पत्तियों को जलाने से। बताओ दिल्ली में पत्तियों को जलाया जा रहा है कि एनसीआर में, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में। तो दिल्ली में जो वाहन निकास से प्रदूषण तो बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन उसमें एक खतरा पत्तियों को जलाने से। लेकिन पत्तियों को जलाने का खतरा सबसे बड़ा खतरा नहीं है, मेन चीज है दिल्ली में, क्योंकि भाई पत्तियां कब जलेंगी, खाली धान के वक्त, धान की जब खेती होगी, वो भी एनसीआर क्षेत्र में। लेकिन वाहन क्या हो रहा है, दिन रात चल रहा है, तो वाहन निकाल, भले हम राजनीतिक आधार पर कहें पराली का दहन हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में किसका, वाहन निकास का। कारण गलत है, यानी कारण ए आर गलत है, सीधे एक ऑप्शन सही हो गया। तो आपको कथनकार वाले में यदि एक भी गलत हो गया तो आंसर अपने आप आ जाएगा। और यहाँ ज्यादातर आप देखोगे जहां आपको जेन्युइन लगे कि कारण हो सकता है कथन का, तो सीधे कथन कारण सही है, कथन कारण की व्याख्या करता है। और जहां आपको लगे कि कुछ अनएक्सपेक्टेड विकल्प दिया गया है तो उसको तुरंत आप छांट लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा, अब तक हमने पढ़ा ही था कि जो वायु प्रदूषक है उसका सबसे बड़ा संकेतक लाइकेन है, क्योंकि जैसे ही वायु प्रदूषण बढ़ेगा लाइकेन की मृत्यु हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का, सीधे आ गया लाइकेन। प्रदूषण मित्रवत क्रियाकलापों की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए प्रशासनिक इच्छा की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको प्रदूषण को रोकना है तो भाई प्रशासनिक इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रदूषण की प्रशासनिक इच्छा होगी नहीं, प्रशासन भारत स्टेज नॉर्म नहीं लगाएगा, प्रशासन योजनाएं नहीं लाएगा, प्रशासन ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं लाएगा, तो बताओ कैसे आएगा। तो प्रशासनिक इच्छा तो होनी चाहिए। अब है जन मित्रवत पर्यावरण का सृजन और रखरखाव अंतर विषय प्रयासों की सफलता पे, कुछ नहीं कि पर्यावरण का अगर सफलता, बताओ सबके प्रयासों से होना चाहिए कि नहीं, हम भी प्रयास करें, प्रशासनिक भी प्रयास करे, यानी सबके प्रयास, यानी कथन कारण सही है, व्याख्या कर रहा है, सीधे मारो। ठीक, क्योंकि आप प्रशासनिक इच्छा से ही प्रदूषण, क्योंकि हम भी, हमारी भी योगदान होना चाहिए, प्रशासन की भी योगदान होना चाहिए, जब दोनों मिलेंगे तब पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकेगा। तो ये नॉर्मल है इस ऑप्शन की, सबका प्रयास हो रहा, सीधे सही मारो। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। जैसे मान लो ये है हमारा वायुमंडल, इसमें खूब प्रदूषण है, ठीक, प्रदूषण भरा हुआ, खूब प्रदूषण, धूल के कण पार्टिकुलर मैटर। फिर क्या हुआ, एक दिन पानी बरसा, सब धूल के कण जमीन पे आ गए और वायुमंडल क्या हो गया, साफ हो गया, तो यानी वर्षा। इसलिए दिल्ली में आप देखोगे प्रदूषण को साफ करने के लिए क्या किया जाता है कि पानी की बौछार करवाई जाती है, ताकि जो धूल के कण है वो जमीन पर आकर बैठ जाए। किसी क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी उस क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है उस क्षेत्र में जो जल प्रदूषित हो रहा है। और जल प्रदूषित होने का मतलब क्या है कि उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कचरा तो आ ही रहा है। तो बताओ सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, यानी सीवेज, जब आप सीवेज से जल में जाएगा प्रदूषक तत्व जाएगा, क्योंकि सीवेज यानी शहरों से जब कचरा निकलेगा, लोग अब निरमा से साबुन लगाते हैं, कॉस्मेटिक का उपयोग करते हैं, तो इसमें पोषक तत्व रहेगा, सीधे जा रहा है नदी में, नदी प्रदूषित हो रही।
ये दिया है एक्ट्रोफिक, यूट्रोफिक नहीं दिया है, एट्रोफिक यानी ये नहीं है, यानी सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की संकेत दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषण है? खतरनाक रेडियोधर्मी, देखो सीधे पहुंचो, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम। आप देखते हुए हो फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम ये सब कहाँ होते हैं? बायो जियोकेमिकल साइकिल में, यानी मनुष्य के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम। अगर ये उपयोगी है बायो जियोकेमिकल साइकिल में, पौधों को चाहिए, तो बताओ ये रेडियोधर्मी प्रदूषक होंगे, तब तो मानव जीवन अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों नहीं है, बचा क्या? स्ट्रांसियम आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? द्वितीयक वायु प्रदूषक मैंने क्या होता था, जो डायरेक्ट नहीं निकलते हैं, वो प्राथमिक प्रदूषक जब आपस में अंतः क्रिया करेंगे तो उससे बनेगा द्वितीयक वायु प्रदूषक। और द्वितीयक वायु प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट निकल रहा। शीशा नहीं है, क्योंकि शीशा। अब बचा धुंध और फॉर्मल्डिहाइड। ये धुंध कौन सा है? ये स्मॉग वाला धुंध नहीं है, क्योंकि अगर स्मॉग होता तो स्मॉग तो क्रिया करेगा, ये धुआं है, धुआं। अब आया फार्मेल्डिहाइड। कभी आपने देखा फार्मेल्डिहाइड डायरेक्ट निकल रहा है? तो फार्मेल्डिहाइड जब आपस में अंतःक्रिया करेंगे मैंने तब बनेगा। तो फार्मेल्डिहाइड है, स्मॉग है, इसके अलावा पैन है, ओजोन है, ये सब आपस में अंतःक्रिया करते हैं। ये सब प्राथमिक वायु प्रदूषकों से मिलकर बने होते हैं। द्वितीय वायु प्रदूषक नाइट्रोजन, जैसे पैन है, नाइट, ओजोन है, स्मॉग है, फार्मेल्डिहाइड, ये सब चीजें। जबकि आप देख लेना इंग्लिश में क्या लिखा है, स्मॉग की धुआं। ये करंट का उस समय का क्वेश्चन था, तो ये नहीं पूछा जाए, क्योंकि 16 का क्वेश्चन 17 में आया था। अब है, जिस शहर में मोटर गाड़ियों की संख्या अधिक होती है वहां पर निम्न में से कौन सी धातु द्वारा वायु प्रदूषण, यानी मोटर गाड़ी की संख्या होगी, इसका मतलब क्या होगा? कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, शीशा। अपन अब तक आपने पढ़ा ही था कि अगर मोटर गाड़ियों की, तो इससे क्या होगा? शीशा। और यह शीशा लेड किसके लिए? सेंटर, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसके लिए खतरा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण वृद्धि, यानी औद्योगिकरण हो रहा, खूब उद्योग धंधे लग रहे हैं, उद्योगों से कचरा निकल रहा, नदियों में जा रहा, शहरीकरण हो रहा है, यानी पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, आर्द्र भूमियों का उन्नयन हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या की आवश्यकताओं के लिए सब कुछ, जनसंख्या सांस ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, वनों का ह्रास हो रहा है। इससे क्या होगा? जो साइकिल है वो बिगड़ रहा है, यानी हर कारण इसमें वह विभिन्न प्रकार के, चाहे जल हो, भूमि हो, ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ है, आप केवल इतना समझ लो, ग्रीन जहां भी होगा इसका मतलब वो पर्यावरणीय मैत्री है। ठीक। अब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब रसायन, यानी रसायन क्या है? वो ग्रीन है, यानी क्या है? वो पर्यावरण के लिए, यानी घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी, यानी ग्रीन केमिस्ट्री। सीधे आप विकल्प, जैसे इस तरह के जब क्वेश्चन आए सीधे कीवर्ड पे पहुंचो, देखो क्या कहना चाह रहा है। ग्रीन केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री ग्रीन हो। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए मुख्य संकेतक पौधा है, कुछ नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड हो, कोई भी ऑक्साइड हो, यानी ये सब क्या है? वायु प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के कारण है। और वायु प्रदूषण के लिए मुख्य संकेतक कौन है? लाइकेन, यानी जब इसकी वृद्धि होगी तब लाइकेन मरेगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? देखो, जैसे हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला। आप पढ़े ही हो कि कौन न्यूनतम प्रदूषण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जब आप दहन करोगे तो ये जल बनाएगा और उष्मा बनाएगा। बताओ इसमें कौन सा प्रदूषण है? कोई प्रदूषण नहीं है, कम से कम प्रदूषण है। मिट्टी का तेल आप बताओ जलाओगे, जब आप ढेबरी जलाते हो क्या प्रदूषण होता है कि नहीं? काली निकलने लगती है। डीजल, डीजल का दहन करो, कोयला का दहन करो, बताओ प्रदूषण है कि नहीं? तो हाइड्रोजन का जब आप दहन करोगे, तो ये यूपीएससी पूछा जा चुका है, यूपीपीएससी का भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के दहन से क्या मिलेगा उत्पाद? एक जल मिलेगा, एक उष्मा मिलेगी, यानी आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण, यानी न्यूनतम, फिर आ गया हाइड्रोजन, क्या बनेगा? जल बनेगा, उष्मा मिलेगा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? बताओ। कोयला से प्रदूषण होगा, पेट्रोल से, बताओ परमाणु से प्रदूषण होगा कि नहीं? रेडियोधर्मी प्रदूषण होगा। जबकि सौर से, जब आप सौर का देखेंगे तो सोलर एनर्जी मिल रही है हमें, तो बताओ सौर से प्रदूषण होगा नहीं, यानी ये आंसर सही है। आप विकल्प देखो, आप ऑप्शन उसमें से छांट के जो सबसे बेहतर विकल्प हो सीधे पहुंच जाओ। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? तो नाभिकीय ऊर्जा बताओ रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न करेगा कि नहीं?
पेट्रोलियम बताओ सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा कि नहीं, कोयला कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा कि नहीं, फ्लाई ऐश निकालेगा कि नहीं, सौर ऊर्जा, यानी आंसर सौर ऊर्जा। अब आते हैं जैव विविधता। जैव विविधता क्या है, किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों में विविधता। जैसे एक मान लो एक स्थान है, ठीक, उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पेड़ हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, जीव जंतु हैं, विभिन्न प्रकार के कवक हैं, तितलियां हैं, यानी विभिन्न प्रकार प्रजातियां हैं। मतलब शेर एक नहीं है, विभिन्न प्रकार के शेर हैं, मतलब विभिन्न अनुवांशिक, मतलब शेर काला शेर है, जैसा जैसा होता है, जैसे बाघ है, बाघ के विभिन्न, जगुआर है, प्यूमा है, टाइगर है, और पेंथर है, और शेर है, हिरन है, हाथी, मतलब इस क्षेत्र में इतनी विविधता, इतने टाइप ऑफ स्पीसीज हैं कि मतलब यही क्या कहलाते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं। मतलब जितने टाइप ऑफ स्पीसीज मिलेंगे, चाहे पादप हो, चाहे जीव जंतु हो, कवक हो, ये क्या कहलाते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं। जैव विविधता कितने प्रकार के होते हैं, मैं बेसिक बता दे रहा हूँ पहले। अल्फा, बीटा, गामा। जैसे एक पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक, मान लो एक तालाब है, इसमें जितनी विविधता पाई जाएगी वो कहलाती है अल्फा, ठीक। एक पारिस्थितिकी मान लो तालाब है, इसमें जितने प्रकार की विविधता, मतलब इसमें कितनी मछलियाँ कितने प्रकार की पाई जा रहे हैं, कितने प्रकार के कछुए पाए जा रहे हैं, कितने प्रकार के घोंगा पाए जा रहे हैं, ये सब क्या है, अल्फा पारिस्थितिकी, अल्फा जैव विविधता। बीटा क्या है, एक तालाब है और एक मान लो उसके बगल में नदी है, जब इन दो पारिस्थितिकी तंत्रों की हम तुलना करेंगे तो वे है बीटा। मान लो वहीं एक बगल में और पारिस्थितिकी तंत्र है, घास पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक। तो ये तीनों क्या है, एक भूदृश्य पे तीनों है। जब हम इन भूदृश्य में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में विविधता देखेंगे तो ये कहलाएगा गामा विविधता। तो अल्फा एक पारिस्थितिकी तंत्र, बीटा दो पारिस्थितिकी तंत्र, और गामा एक पूरे भूदृश्य में जो विविधता पाई जाती है वो है गामा विविधता, ठीक, गामा प्रकार की। अब है जैव विविधता के खतरे, आप जान ही रहे हो। आप बताओ, दांत के लिए हाथियों को मार दिया जा रहा है, राइनोसिरस का बताओ व्यापार किया जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जैव विविधता के लिए खतरा है। तो इन जैव विविधता के लिए हमें संरक्षण के लिए दो चीजें चाहिए, एक होता है इन सिटू यानी स्वास्थाने, एक होता है एक्स सिटू यानी बाह्य स्थान। इन सिटू कुछ नहीं, अगर स्थान पे करोगे तो इन सिटू, जैसे नेशनल पार्क बताओ, यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है, बताओ उसको कहीं बसाया गया कि वो अपने स्थान पे उसका संरक्षण जीवों का करा जा रहा है, अपने स्थान पे किया जा रहा है। बताओ, वन्य जीव अभ्यारण्य है, अपने स्थान पे किया जा रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व है, अपने स्थान पे किया जा रहा है। जबकि एक सिटी में क्या है, हम शहरों में बॉटनिकल गार्डन बना रहे हैं, हम जोलॉजिकल गार्डन बना रहे हैं, हम चिड़ियाघर यानी बहुत दूर दूर से जीव जंतु ला के चिड़ियाघर में रख रहे हैं, हम उनके क्या कर रहे हैं, बीज संवर्धन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनके क्रायोजेनिक यानी हम निम्न ताप पे उनके जो उनकी अनुवांशिकता उसका संरक्षित कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, एक सेटू। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण हेतु बाह्य, बाह्य मतलब आप कहीं उसको ले जाके संरक्षण कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जीन बैंक भी है, कहीं ना कहीं आप बीज का संग्रहण भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप ऊतक संवर्धन भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं ले जाके बाहर, तो उस उपयुक्त में से सभी। जबकि आयोग ने क्या माना, बीज संग्रहण, जबकि जब भी आएगा इस तरह के, क्योंकि विवादित क्वेश्चन था, तो सभी, क्योंकि आप बताओ ऊतक संवर्धन क्या कर रहे हो, कहीं से ला के आप ऊतक संवर्धन कर रहे हो, उसको उसकी संरक्षण कर रहे हो। जीन बैंक आप कहीं से उसके जीन को ला के संरक्षण किसी बैंक में कर रहे हो, बीज को ला के कहीं संरक्षण कर रहे हो। तो इन सिटू में क्या आएगा, जब आप उस स्थान पे, जैसे नेशनल पार्क, आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप बायोस्फीयर रिजर्व, आप पवित्र उपवन, जो उपवन पवित्र है, आप उसको देवी देवता की तरह उस उपवन की पूजा करो, मतलब उसी स्थान पर। जो झीलें बताओ, झीलें उसी स्थान पे तो हैं, ये कहीं लाके आप संरक्षण करो। जबकि बीज संग्रहण मतलब कहीं से आप बीज ला रहे हो, जीन ला रहे हो, ऊतक ला रहे हो, चिड़ियाघर में जीव जंतु कहीं से रख रहे हो, बॉटनिकल गार्डन, जोलॉजिकल गार्डन, ये सब क्या है, एक सिटू है। तो निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता, तो मत्स्य, उभयचर, स्तनधारी, कवक। क्योंकि आप देखोगे मत्स्य, आप देखोगे कि कुछ ही मछलियां हैं, उभयचर कुछ ही स्तनधारी, कवक छोटे छोटे कवक आप देखोगे, आप जान भी नहीं पाओगे कितने, बहुत से कवक तो अभी तक उनकी गणना तक नहीं हो सकी है। तो जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता कवक। निम्नलिखित में से कौन है भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट, तो भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन है, ये हमारा है पश्चिमी घाट, ये हमारा अंतरिम। तो हमारे यहाँ पहला है पूर्वी हिमालय, हमारा पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट। दूसरा है इंडो म्यांमार, इसमें
अंडमान भी आएगा, इंडो म्यांमार, दूसरा हमारा है निकोबार, सुंडा, और तीसरा हमारा पश्चिमी घाट और जिसमें श्रीलंका भी आता है। तो हमारे यहाँ 4 जो हॉट स्पॉट कौन है, एक तो पूर्वी हिमालय है, एक तो इंडो म्यांमार है, एक तो निकोबार और सुंडा लैंड है, और एक है पश्चिमी घाट। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट? भारत में 4 जैव हॉट स्पॉट बताओ। भारत में हमारा क्षेत्र इंडो म्यांमार है कि नहीं? मैंने बताया था इंडो म्यांमार है। तो आंसर है बताओ, मैंने कहीं सुंदरवन की बात की नहीं की, पूर्वी हिमालय की बात की, सुंडा की बात की, पश्चिमी घाट की बात किया। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? तो हमने क्या बताया था, मतलब बताओ उत्तर पूर्वी भारत यानी पूर्वी हिमालय, हमने बताया कि नहीं उत्तर पूर्वी भारत में तो पूर्वी हिमालय और इंडो म्यांमार है। हिमालय हिमालय पूछा है तो हिमालय पूर्वी हिमालय है, उत्तर पूर्वी भारत इंडो म्यांमार भी है, पश्चिमी घाट तो है। बताओ विंध्यन मैंने कहीं नाम लिया? तो विंध्यन नहीं है, क्योंकि विंध्य देखोगे बीच में है, बीच का मैंने कहीं लिया जिक्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? सीधे आ गया, फिर देखो इंडो म्यांमार आ गया। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र वही चारों संपन्न क्षेत्र हैं, गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, मध्य भारत, पश्चिमी घाट। यानी पश्चिमी घाट क्या है? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? हॉट स्पॉट ध्यान देना, हॉट स्पॉट की संकल्पना नॉर्मन मायर्स ने दिया। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनकी स्थानिकता होती है, मतलब वहाँ स्थानिक स्पीसीज हो और उनके खतरे हो, मतलब उनके अस्तित्व के लिए खतरा हो, ये सब क्या कहलाते हैं? वे हॉट स्पॉट कहलाते हैं। और भारत में 4 पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो म्यांमार और निकोबार सुंडा। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट देखो, पूर्वी घाट नहीं है, विंध्य नहीं है, पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट है। मैंने शिवालिक थोड़ा बताया, मतलब पूर्वी घाट बताया, पश्चिमी घाट बताया। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र, यानी जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र क्या है? कुछ नहीं, पूछ रहा है जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र, यानी पूछ रहा हॉट स्पॉट, यानी जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त या जो एक कौन से हैं बताओ? इसमें पश्चिमी घाट मैंने बताया था हॉट स्पॉट। भारत में निम्नलिखित में से किसी एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? देखो पश्चिमी घाट मैंने पढ़ा ही था। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? बताओ। अंडमान निकोबार मैंने पढ़ा कि नहीं? क्योंकि अंडमान निकोबार में इंडो म्यांमार, एक है निकोबार सुंडा। अब बताओ, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आप देखिएगा, आप सीक्वेंस देखिएगा, बार बार हर साल 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है सीक्वेंस। तो पहले ध्यान देना, जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया? 2002 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। यानी सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, यानी पहले 3 आएगा, और सबसे अंत में जैव विविधता अधिनियम 2 आएगा, यानी पहले 3 अंत में 2, यानी क्या हो गया? आंसर हो गया। नहीं, गलत। देखिए पहले क्या आएगा? पहले आएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी पहले 3 आएगा, यानी एक ए हुआ, एक ए हुआ, ठीक। अब और सबसे लास्ट में क्या आया? सबसे लास्ट में 2 आया, यानी 2 कहाँ आया? लास्ट में, यानी ए आंसर हुआ। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया? 2002 में लाया गया। 2002 में जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम लाया गया, जिसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई, और जैव विविधता के लिए जो मुख्यालय बना वो बना चेन्नई में, यानी राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? चेन्नई में है। अब है निम्नलिखित घटनाओं के उनके प्रारंभ के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002। बताओ, सीधे आंसर होगा, यानी 3 1 2 4। 3 1 2 4, यानी सी आंसर होगा। मानस बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें अवस्थित है? तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जितने बायोस्फीयर रिजर्व है सबको बताया ही था कि मानस कहाँ है। मानस हमारा है आसाम में, यानी मानस हो या काजीरंगा हो या हमारा डिब्रू साइखोवा हो, ये सब कहाँ? आसाम में। दिमाग हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, काजीरंगा कंचनजंगा हमारा सिक्किम में है, हमारा सुंदरवन हमारा पश्चिम बंगाल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है,
नंदा देवी उत्तराखंड में है, पन्ना और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, अचानकमार और अमरकंटक कहाँ है, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पे है। इसके अलावा जो नीलगिरी है, नीलगिरी 3 में है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु की सीमाओं पर है। अगस्त्यमलाई केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर है। इसके अलावा जो मन्नार की खाड़ी है वो मन्नार की खाड़ी में है। इसके अलावा निकोबार है। इसके अलावा कुछ है जैसे कोल्ड डिजर्ट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अब है रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन रामसर सम्मेलन 1971 में यानी 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ। तो इसलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और रामसर में हुआ था, इसीलिए रामसर सम्मेलन उसे कहा जाता है। यानी किसे संबंधित था? आर्द्र भूमि के संरक्षण से भी। ठीक, आप पढ़िएगा जो मुख्य भारत में रामसर साइट है, जैसे करंट में जो 2-4 रामसर साइट है, करंट में भारत में कितने रामसर साइट वर्तमान में हो चुके हैं, जो मुख्य रामसर साइट हो किस किस राज्य में, इतना पढ़ लीजिएगा, हर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भारत में 1986 में लाया गया। यह क्या है? एक अम्ब्रेला स्कीम है, यानी एक अम्ब्रेला स्कीम जिसमें विभिन्न जो भी पर्यावरण से संबंधित एक्ट है वे कहीं ना कहीं समाहित है। यानी क्या है? एक अम्ब्रेला स्कीम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। जब भी आप देखोगे 70 से 80% जो तितलियां हैं उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, यानी इनके अधिक तापमान। क्यों? क्योंकि ये कोल्ड ब्लेडेड होती हैं, इन्हें उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की संख्या क्यों? क्योंकि तितलियां उच्च तापमान चाहिए, कम तापमान में नहीं रह सकती। यानी एक और आर सही है, व्याख्या कर रहा है। जब भी आप तितलियों को देखोगे, कभी आप एकदम सर्द में तितलियों को कभी नहीं देखोगे कि एकदम दिसंबर में आप तितली देख रहे हो। आप तितलियों को कब देखोगे? आप मई जून में देख रहे हो। आप देख रहे हो जब सरसों की खेत यानी सरसों की खेती कब होती है? तो जब धान की खेती होती है यानी मई जून में, जुलाई में आप देखोगे कहीं ना कहीं। अब है जैव विविधता। तो जैव विविधता मैंने पढ़ाई था, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता अल्फा बीटा गामा क्या है? तीसरा मैं बताता हूँ जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाएगी। जहाँ पे बताओ कोई प्रजातियों की विविधता कहाँ पाई जाएगी? जहाँ ताप अच्छा मिले, जहाँ वर्षा खूब हो, जहाँ मृदा में खनिज खूब हो, यानी उन्हें उनकी आवश्यकता के लिए अगर पर्याप्त चीजें मिलेंगी तभी तो भाई उनकी जैव विविधता बढ़ेगी। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ है? सामान्य रूप से भूमध्य रेखा पे है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाओगे इनमें कमी आएगी और जैव विविधता में कमी आएगी। जैसे मान लो एक पर्वत है, पर्वत के तट पे तापमान खूब होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तापमान में कमी होगी। क्यों? क्योंकि प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होता है। तो धीरे धीरे तापमान में कमी होगी, तो कहीं ना कहीं जैव विविधता में भी कमी होगी। तो जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो जैव विविधता में कमी होगी। जब आप पर्वत की घाटी से पर्वत के ऊपर जाओगे, पर्वतीय क्षेत्र, तब भी जैव विविधता में कमी होगी। तो बताओ भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जात विविधता में वृद्धि होती है, मैंने क्या बताया था? कमी होती है। और क्या पूछा? सत्य नहीं है, क्योंकि जैव विविधता, क्योंकि भूमध्य रेखा पे ही तो वर्षावन है, तभी तो वहां सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इसीलिए ये सही नहीं है। अब आइए अगला, देखो विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षावन में पाई जाती है, सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती है, मैंने क्या बताया था? जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो यानी घटती है जैव विविधता। ठीक, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियां, मैंने क्या कहा था? जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे जातियों की विविधता में कमी, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अधिक जैव विविधता को बढ़ावा देंगे। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता, मैंने क्या बताया था? यूट्रोफिकेशन। जब पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी तो यूट्रोफिकेशन, और जिसका प्रभाव क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होगी और जैविक मरुस्थल बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के रामसर स्थानों में सम्मिलित नहीं है? लोकटक है, सुंदरवन है, केवलादेव है, ऊपरी गंगा नदी है, तो कुछ नहीं है। 2 फरवरी को आधे बांग्लादेश है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए गलत था। अभी बाकी करंट का क्वेश्चन है 21वां, उस समय करंट में था। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय यानी एनबीए का अथॉरिटी, मैंने बताया था 2002 के प्रावधानों के अनुसार एनबीए की स्थापना की गई राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी, और उसका मुख्यालय चेन्नई में। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? प्रजाति में कब से सबसे अधिक विविधता कहाँ होगी, यानी जैव विविधता कहाँ होगी? भाई जहाँ उसे तापमान मिलेगा, जहाँ वर्षा मिलेगी, जहाँ उसको खूब
खनिज मिलेंगे, संसाधन मिलेंगे तभी तो होगा। बताओ गहरे समुद्र में तापमान, भाई जैसे जैसे आप गहरे समुद्र में जाओगे बताओ तापमान, प्रकाश मिलेगा नहीं तो कैसे जैव विविधता होगा? तो नहीं है। वर्षावन है, कोरल रीफ में भी है, खूब जैव विविधता मिलती है। बताओ 0.1% है, लेकिन जितने भी जैव विविधता सागर में पाए 25% तो कोरल रीफ में पाई जाती है, मरुस्थल में नहीं है। यानी बी और सी दोनों आंसर है। अगर मुझसे पूछोगे यूपीएससी के लिए तो सबसे अधिक जैव विविधता कोरल रीफ में पाई जाती है, लेकिन विवादित क्वेश्चन था तो इन दोनों को सही माना गया, बी और सी को। अब क्या देगा? एक ही देगा। पौधों और पशुओं की सर्वाधिक विविधता, सर्वाधिक विविधता पौधों और पशुओं, यानी क्या पूछा है? जैव विविधता। तो जैव विविधता मैंने क्या बताया था? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटेगी और जो पर्वत है ऊपर जाओगे तो घटेगी। यानी सबसे अधिक क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में सबसे अधिक जैव विविधता। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व जैव विविधता इंपॉर्टेंट। जैव विविधता दिवस आप 2025 में जैव विविधता दिवस की थीम पर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विश्व जैव विविधता दिवस की कब मनाया जाता है? 22 मई को। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी कहाँ है? जामनगर में। मतलब मरीन में जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के जो सेंटर बना वो कहाँ है? जामनगर में, पीपीपी मोड़ पर, जामनगर में। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, यानी जैव विविधता भोजन भी देती है, औषध भी देती है, औद्योगिक उपयोग के लिए भी है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जैव विविधता का मुख्य चीज क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, यानी जल चक्र के लिए। किसके लिए? भू जैव रासायनिक चक्र के लिए। किसके लिए? खाद्य श्रृंखला के लिए, खाद्य जाल के लिए। किसके लिए? तापमान नियंत्रण के लिए, मृदा के संरक्षण के लिए, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्वहन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आप जब टिक लगाओगे कि भोजन के लिए भी है, औषध के लिए भी है, इसके लिए भी, लेकिन आप सबसे मोस्ट जो अप्रोप्रिएट विकल्प रहेगा उस पर टिक करेगा, जो एक विस्तृत विकल्प रहेगा। क्योंकि भोजन एक छोटा विकल्प औषध, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन बड़ा, इसमें कई प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल है। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? डब्ल्यू.जी. रोजन ने किया, यानी डब्ल्यू.जी. रोजन ने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। याद कर लीजिएगा। जैव विविधता को निम्नलिखित में से किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? जैव विविधता क्या है? एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति की भिन्नता, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति की भिन्नता, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की विस्तार सीमा। यानी देखो आप कंफ्यूजन में रहोगे, एक और चार। देखो इसमें क्या कहा गया? एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति की भिन्नता, यानी एक शेर है एक बाघ, बताओ इतनी केवल जैव विविधता है? कि जैव विविधता ओवरऑल शेर, बाघ, हिरन, चीता और राइनोसेरस और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, यानी किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजाति, चाहे वो मानव, चाहे वो जीव जंतु प्रजाति हो या पादप प्रजाति, उनकी विस्तार कितनी, उनकी सीमा है, मतलब कितने प्रकार की जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक जैव विविधता, तो मैंने क्या बताया था? जहाँ सबसे अच्छी तापमान होगी, जहाँ वर्षा होगी, वहाँ सबसे अधिक जैव विविधता। और सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है? वर्षावनों में। यानी हमारी जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है, जो हमारा पूर्वोत्तर का, वहाँ भी वर्षावन पाया जाता है। यानी सबसे अधिक कहाँ पाई जाएगी जो हमारी जैव विविधता है? वर्षावन। और वर्षावन में कश्मीर घाटी में, बताओ कश्मीर घाटी में तापमान है ही नहीं, बताओ कैसे कोई ज्यादा जीव? मुख्य रूप से यहाँ कौन पाया जाएगा? वही स्नोलीपर्ड टाइप के पाए जाएंगे, कश्मीरी स्टेक पाए जाएंगे। शांत घाटी, साइलेंट वैली कहाँ है? केरला। और केरला का साइलेंट वैली यानी पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, यानी उस कटिबंध वर्षावन, यानी इस क्षेत्र में बताओ खूब वर्षा, 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा, भूमध्य रेखा के नजदीक है तो खूब तापमान पाया जाएगी। बताओ इसमें जैव विविधता पाई जाएगी कि नहीं? नहीं पाई जाएगी। जबकि फूलों की घाटी उत्तराखंड, बताओ उत्तराखंड में कहाँ कितना तापमान है या वर्षा है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता फिर आया कहाँ है? साइलेंट वैली में। कहाँ है साइलेंट वैली? केरला में है। शांत घाटी कहाँ है? केरला में है। रेड डाटा बुक किसका? आईयूसीएन। आईयूसीएन क्या करती है? रेड डाटा बुक, यानी जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जो प्रजातियों के समक्ष खतरे उत्पन्न हो रही है, उनके आधार पे आईयूसीएन रेड डाटा बुक जारी करती है। यानी विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित क्या है? रेड डाटा बुक। और कौन जारी करता? आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी आईयूसीएन। जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, यानी जो खतरे हो जा रहे हैं उनके लिए, जैसे जैसे कोई प्रजाति विलुप्त होगी, यानी अगर 50 सालों में कहीं ना देखी गई हो तो विलुप्त हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई प्रजाति विलुप्त कब मानी जाएगी? 50 वर्षों से ना देखी गई। इसके अलावा स्टिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसके अलावा इंडेंजर्ड, इसके अलावा वर्नेबल, विभिन्न सेक्शन है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए नहीं। जैव विविधता को अधिकतम संकट, जैव विविधता के लिए हर चीज खतरा। आप
लेकिन जो सबसे यूपीपीएससी में आप देखोगे हर विकल्प आपको लगेगा यार ये खतरा है खतरा, लेकिन सबसे अधिक खतरा है आवासों के विखंडन से। और आवास का विखंडन यानी प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश हो रहा है, यानी उनके आवासों का विखंडन हो रहा है, यानी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर। कहोगे कृषि क्रियाओं से भी है, जलवायु परिवर्तन से है, जल प्रदूषण से, सबसे है। लेकिन जो अगर आप इसमें से आपको विकल्प में चयन करना हो, प्रायोरिटी देनी है, तो आप आवास के विखंडन को सबसे प्रायोरिटी दोगे। और अगर दे देगा उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है सब कुछ हो रहा है, विदेशी प्रजातियां आ रही हैं, अत्यधिक दोहन, आवासीय प्रदूषण हो रहा है, लेकिन सबसे मुख्य कारण क्या हो रहा है? प्राकृतिक आवास का विनाश, यानी प्राकृतिक आवास का विखंडन हो रहा है। इसमें आपको लगेगा सब सही, अगर विकल्प होता उपयुक्त सभी तो सब सभी, लेकिन मुख्य है प्राकृतिक आवास का विखंडन। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता में कमी का कारक है? तो जैव विविधता में कमी का कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जैव विविधता के नाश का कारण देखो इसमें दिया गया है तीनों, प्राकृतिक आवास में कमी हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, वन का खत्म हो रहा है, सब हो रहे हैं। ब्रह्म कमल कहाँ पाया जाता है? ब्रह्म कमल कहाँ पाया जाता है? ब्रह्म कमल उत्तराखंड, और उत्तराखंड में कौन सा है? फूलों की घाटी, यानी ब्रह्म कमल कहाँ पाया जाता है? फूलों की घाटी में। सभी सुंदरवन के बाग हैं, कुछ नहीं उपयुक्त सभी कोई क्यों? क्योंकि कितने आप बाग को देखोगे यार, अगर सुंदरवन है वहां आर्द्र भूमियां है इतनी बड़ी बड़ी, तो कोई बाग रहेगा बिना तैरे रहेगा? और बाग है तो बताओ आदमी नहीं खाएगा, जीव जंतु जो मिलेगा खा लेगा, सब कुछ पा जाएगा खा लेगा, तो बताओ उपयुक्त सभी है। संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011 से 20 को संयुक्त राष्ट्र ने फिर दशक 2011 से 20 का जो दशक था वो जैव विविधता का दशक था, और जो 20 से 30 है वो जो हमारी महासागर है उसके संरक्षण का दशक, यानी सतत महासागर के लिए दशक। और जो 2025 है वो ग्लेशियल संरक्षण का वर्ष है। दशक तो है सतत महासागर, लेकिन 2025 जो वर्ष है ये ग्लेशियल संरक्षण के लिए है। अब आइए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आप देखो भीतरकनिका, भीतरकनिका आप देखोगे उड़ीसा, आप देखोगे सस्टम कोटा, अष्टमुंडी, बेवनाद, सस्टम कोटा आप देखोगे केरला, आप देखोगे दीपोर बिल, दीपोर बिल कहाँ है? आसाम, क्योंकि आप देखोगे जो माजुली बिल है, जो दीपोर बिल है, ये सब कहाँ है? माजुली द्वीप ये आसाम में है। और हरिके, कांजली, रूपा ये सब कहाँ है? पंजाब में। तो देखो अगर दो आपको विकल्प भीतरकनिका पता हो, आपको पता हो दीपोर बिल जो असम में है, या हरिके, कांजली, रूपा कुछ भी पता हो आंसर आ जाएगा। देखो अब है इंद्रावती, हेमिस, बेतला, नेउरा घाटी। देखो कुछ नहीं कहाँ अवस्थित है, आप पढ़ोगे इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। और इंद्रावती कहाँ से बहती है? छत्तीसगढ़ से, यानी इसको आप छत्तीसगढ़ का स्थान यहाँ पे कौन है? दंतेवाड़ा है, क्योंकि दंतेवाड़ा बताओ यहाँ पे दंतेवाड़ा ही तो है, तो एक आपको बताओ कहाँ है, यानी ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये भी में से आप पढ़ोगे कि जो हमारा बेतला है, बेतला कहाँ है? झारखंड। अब बताओ इसमें से झारखंड का स्थल कौन है? पलामू ही तो है। झारखंड में दार्जिलिंग कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। हेमिस कहाँ? लद्दाख में है। तो बेतला यानी सी का टू, बताओ सी का टू कहाँ है? यहाँ सी का टू है, इंद्रावती एक आपको यानी छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में, तो बताओ आंसर यही हो गया, जाने की जरूरत नहीं। और जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, आप बार बार पढ़ोगे ग्रेट हिमालयन कोल्ड डिजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित जो दीर्घ तरंग, जैसे पृथ्वी दीर्घ तरंग जो उसकी पार्थिव विकिरण है, उसको एक ग्रीन हाउस गैस से क्या करेंगे? रोक लेंगे, जिससे तापमान में वृद्धि हो जाएगी, इससे क्या होगा? जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड है, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, SF6 है, NF3 है। अब आओ तो निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप कहोगे कि ओजोन का डिप्लेशन करता, ना केवल ओजोन का डिप्लेशन करता, अभी तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट डालता है, इसीलिए। जबकि आर्गन आप कहीं नहीं सुनोगे, आपने कभी नहीं सुना होगा कि आर्गन आर्गन
हरित गृह गैस यानी आर्गन के संरक्षण के लिए कुछ चल रहा है, यानी आर्गन क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और जलवाष्प क्या है? प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मतलब प्राकृतिक रूप में ग्रीन हाउस गैस वो नहीं है, यानी वो कहीं ना कहीं कहाँ से आ रही है? कहीं ना कहीं मनुष्य मानवीय क्रियाओं से आ रही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगी? प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं? क्योंकि आप देखोगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जब हम श्वसन से निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन, धान का उत्सर्जन होगा, धान से जो पशु है, जो जुगाली करने वाली पशु है उनसे निकलेगा, ओजोन समताप मंडल में पाया ही जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड आप रट डालना, नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से निकलता है? जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उससे कहीं ना कहीं जब डीजल का दहन होगा तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड आप कहीं भी नहीं देखोगे, प्राकृतिक रूप से निकलता है। यानी जब आप जीवाश्म ईंधन का दहन करोगे कोयला तो नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा। रट डालना कि ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है कृत्रिम, प्राकृतिक, कृत्रिम भी है प्राकृतिक भी है, लेकिन इसमें पूछा प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस मतलब मुख्यतः कृत्रिम यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित में गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2 ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। मीथेन है, और नाइट्रस ऑक्साइड है, जबकि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन क्या है? मानव के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभी दे देता विकल्प हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के अभाव में भू सतह का औसत तापमान क्या होगा? सीधे रख डालो, -18 डिग्री सेल्सियस। आप बताओ, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होता, बार बार यूपी ने क्वेश्चन पूछा है कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होता तब भूमि के तापमान में वृद्धि करता हुआ है। देखो जब भी अवायवीय अपघटन होगा, जैसे जब धान के खेत में आप जाओगे तो उसमें कम से कम एक बित्ता तक लगभग क्या भरा रहता? पानी भरा रहता। तो उनमें जो नीचे पादप है उनका अवायवीय जब अपघटन होगा तो उससे निकलेगा कार्बमेथेन, और जुगाली करने वाली पशुओं से भी मीथेन निकलेगा। तो कहीं ना कहीं धान के खेत से क्या निकलेगा? मीथेन। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि में सहायक है, मीथेन। ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब हम देखेंगे उस उच्च अक्षांशों पे, जैसे जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, यूरोपीय कंट्री है, वहाँ ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती करते हैं क्योंकि वहाँ तापमान कम होता है। तो शीशे चारों तरफ लगे रहेंगे, ये शीशे क्या करेंगे? सूर्य के लघु तरंग विकिरणों को गुजरने देंगे, लेकिन पृथ्वी के दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को मतलब बाहर नहीं निकलने देंगे, यानी तापमान बना रहता है और सब्जियां सही से हो पाते हैं। यानी जल्दी उत्पादन प्राप्त करना, फसल को बीमारियों से बचाना, अन्य ऋतु में उत्पादन प्राप्त करना, फसल को अधिक वर्षा से बचाना। किस लिए? अन्य ऋतुओं में, मतलब जब तापमान कम हो तब भी हम फसलों को उगा सके। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? देखो आप देखो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता कौन? अमोनिया, अमोनिया है ही नहीं। ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड। आप देखोगे, आप पढ़ोगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। सबसे प्रमुख कौन है? सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन। यानी मुख्य रूप से जो कौन योगदान दे रहा है? ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CF6, NF3। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, क्या नहीं है? प्रोपेन नहीं है, क्या नहीं है? ब्यूटेन नहीं है ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन है। आप देखोगे कि ओजोन यहाँ कैसे ग्रीन हाउस गैस है? क्योंकि ओजोन कहीं ना, जो धरातलीय ओजोन है, ओजोन दो होते हैं, एक समतापमंडलीय ओजोन, एक धरातलीय ओजोन। तो कहीं ना कहीं धरातलीय ओजोन क्या करते हैं? ग्रीन हाउस गैस का। तो ग्रीन हाउस हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है किससे होता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे होगा? जब ग्रीन हाउस गैसें होंगी, और ग्रीन हाउस गैसें इनमें से सबसे कौन है इंपॉर्टेंट? कार्बन डाइऑक्साइड। आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि हो सर कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी हो सकते हैं, कुछ नहीं। जो इंपॉर्टेंट सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इस तरीके से आप पढ़ना। भूमंडलीय उष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। वायुमंडल में किसकी सांद्रता के कारण बढ़ रही है कि वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है? बताओ। आप कहोगे नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब। मुख्य कौन है? पूरा विवाद किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कर्ता धरता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है।
यही यूपीएससी यूपीपीसीएस में अंतर है। यूपीएससी डिक्टो 1 to 1 मांगता है, जबकि यूपीपीसीएस सबसे एप्रोप्रिएट आंसर मांगता है कि सबसे प्राथमिक आंसर कौन सा। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, यानी हरित गृह प्रभाव कब होगा, जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता वृद्धि होगी, यानी वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होगी, जब मीथेन की सांद्रता में वृद्धि होगी, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होगा। जबकि ठीक, और जब ग्रीन हाउस गैस ज्यादा होगा, प्रभाव होगा, तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। जीवधारियों की संख्या बढ़ेगी, नहीं वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, तापमान बढ़ेगा तो हो सकता है वायु की गतियां, क्योंकि कहीं तापमान दाब उच्च होगा, कहीं निम्न होगा तो दाब, लेकिन ये सब क्या है, यूपीएससी के हैं, ये सब यूपीएससी इतना एग्जैक्ट पूछता है। जबकि आप सीधे डिक्टो अटैक करो, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, सीधे क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड, इतना दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाओगे तो आंसर गलत होगा, और यूपीएससी आयोग चाहता नहीं कि आप दिमाग लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, देखो मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, मीथेन है, जलवाष्प, जलवाष्प क्यों, क्योंकि प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन आपने कभी सुना आर्गन ग्रीन हाउस गैस है ही नहीं, तो बताओ ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगा। आप कहोगे जलवाष्प, जलवाष्प पर एकदम याद कर लेना, यूपीपीसीएस से देता है, जलवाष्प प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है, तापमान में कहीं ना कहीं वृद्धि करता है। ठीक, अब आओ वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं, सीधे आओ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि आप विकल्प पहुंचो, रही ओजोन भी हो सकता है, रेडियो से कुछ नहीं, मुख्य कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। निम्नलिखित गैसों में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो अब देखो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है जो कि प्राकृतिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं, आपने कभी नहीं सुना होगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी ऐसी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जलवाष्प, सब कुछ के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड कारण नहीं, क्यों, कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके रक्त का थक्का बना देता है, जिससे श्वसन प्रक्रिया बाधित होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, क्यों वृद्धि होती है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी, और ग्रीन हाउस गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के कारण नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। एप्रोप्रिएट आंसर पहुंचो, नहीं तो ज्यादा दिमाग लगेगा, गलत होगा। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है, क्यों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। सीधे आओ, कुछ नहीं लगाना कि अवरक्त विकिरण भी हो सकता है यार, अवरक्त विकिरण से ग्रीन हाउस गैसों को रोकती है, ये करती कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। उपर्युक्त दशाओं में कौन वैश्विक ताप वृद्धि को इंगित करता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या हो सकता है। तो पहले देखोगे हिमालय पिघल सकती है यार, इस समय पिघल रहा है, याला ग्लेशियर नेपाल का पिघल गया, वेनेजुएला ने अपना पूरा ग्लेशियर ही खत्म कर लिया। बताओ सागर तल में उत्थान हो रहा है, अगर सागर तल में उत्थान ना होता तो जो लघु द्वीपीय विकासशील देश हैं, जो हमारे पनामा, बताओ अपना द्वीप कहाँ खाली करता। मौसमी दशाओं में परिवर्तन हो रहा, बताओ राजस्थान में बाढ़ आ जा रही है, तापमान में वृद्धि हो रहा, बताओ हम सब गर्मी में रह ही नहीं पा रही थी, तापमान हो रहा है, यानी सब सही है। आओ भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप, ठीक, यूपीएससी जब पूछता है डिट्टो आंसर एकदम क्या होता है, एकदम नॉर्मल पहुंचता है। ठीक, अब आओ भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए। अब कुछ कहेंगे यार ध्रुवों पर पिघल जा रहा है तो सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो जाएंगे, तो फिर सब कहेंगे 1 2 3 4, यार 1 2 3 4 नहीं दिया, इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएट आंसर इसमें से चूज करना होगा। देखो अब दूसरे पहुंचो, हिमनद द्रवीभूत होने लगा, यार हिमनद पिघल रहा है, ये तो 2 होगा, यानी ये नहीं होगा। ठीक, अब देखो समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा, बताओ स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा कि नहीं, बताओ देश भर की बीमारियां आ जा रही हैं, यानी 2 भी होगा 4 भी होगा, यानी ये नहीं होगा। ठीक, यानी इसमें इसमें अब हमें देखना सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए, समय से पूर्व आम में बौर आने लगे। आप देखोगे कि समय से पूर्व आम में बौर आ रहे हैं, कैसे, क्योंकि आप देखोगे कुछ फसलें समय से पहले उपज हो रहा, कुछ फसलों का बाद में उपज हो रहा, मतलब कुछ निश्चित नहीं है। तो बताओ अभी कहोगे यार बाद में भी बौर लगता है, मान लो अगर कोई एक आम पहले बौर लग गया तब क्या होगा, तब तो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो कह रहा समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, मतलब कहीं कहीं एकदम से नहीं कि केवल
सभी आमों में बौर आने लगा, नहीं, यानी 2, 3, 4 आप आंसर। सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए, कहीं कहीं बिगड़ रहा है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि अगर जब चारों होता तब ठीक हो, सही होता। अब है ग्लोबल ग्लोबल तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब जो वैश्विक उष्मन हो रहा उसके कारण क्या क्या होगा। ग्लोबीय तापमान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी, सही है, क्योंकि पिघल रहा तो वृद्धि तो होगी। ठीक, यदि ग्लोबीय तापमान के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो सन 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। ठीक, विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। अगर यूपीएससी होता तो समस्त जब मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे तो ये करता कि 3 हटा दो, समस्त यानी एक्सेप्शनल। अब है यह संभावना है कि सन 2044 तक फिजी डूब जाएगा, ठीक, और नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा, हो सकता है। तो 1 और 4 हो सकता है, ठीक, 1 और 4 यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक। अब समुद्र की सतह का 1 मीटर का तापमान, ठीक, आप देखोगे कि अभी 4 मिलीमीटर प्रति वर्ष लगभग तापमान बढ़ रहा है, ठीक, मिलीमीटर, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये वृद्धि होगा कि लगभग 2100 ईस्वी तक 1 मीटर तो नहीं, लगभग आधे मीटर की वृद्धि होगी, ठीक। आईपीसीसी की रिमोट थी, तो 2 को हटा दो, 1 2 3 4। ऐसे क्वेश्चन कॉमन सेंस से अगर कोई व्यक्ति मारेगा तो सब मार देगा, लेकिन सोचना भी गलत नहीं है। लेकिन आप एक्सेप्शनल कुछ चीजें आप पढ़ोगे, रेगुलर आप करंट में आई दृष्टि की या कहीं भी देखते हो तो सीधे आता है पर्यावरण सेक्शन में आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी, इतना बढ़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अम्ल वर्षा नहीं सही सुमेलित है, क्यों, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर देखो पत्तियों का पीला पड़ना, ग्रीन हाउस गैस, मान लो आप कुछ नहीं जानते यार, अम्ल वर्षा पत्तियों का पत्ती का पीला पड़ जाता है, नाइट्रोजन की सल्फर कुछ नहीं जानते मान लो, लेकिन आप जानते हैं ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या है, सीएफसी क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरोनीकृत यौगिक है, यानी सीधे आंसर डी मारो। आप यूपीपीसीएस में सबसे चीज देखना, सबसे आसान विकल्प पर पहुंच जाओ, आंसर वही रखा हुआ है। तो ओजोन परत में छेद, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं, पत्ती पीला काहे पड़ रहा, क्या क्या हो रहा, कुछ नहीं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा, सबसे ज्यादा चीन, फिर यूएसए, फिर भारत। तो सबसे ज्यादा चीन, फिर यूएसए, फिर भारत। बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लघुद्वीप से निम्नलिखित में से किस गैस का उत्सर्जन प्रारंभ हुआ, कुछ नहीं, 2013 का करंट था, उस समय उत्सर्जित हुआ था, इसलिए क्वेश्चन आया। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़काव किया जाता है। देखो जैसे क्या होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, ठीक, सूर्य है, खूब तापमान आ रहा है, हम अगर इसके तापमान को परिवर्तित करते हैं, इसकी ऊर्जा को, तो क्या होगा, पृथ्वी पर कब तापमान आएगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो इसके लिए हमें क्या ऐसे चीजों का छिड़काव करना होगा जिस जो परावर्तित कर सके, जिसका एल्बिडो उच्च हो। तो जब हम सिल्वर लवण का छिड़काव करते हैं तो वह परावर्तित अत्यधिक कर देता है, तो सिल्वर लवण। अब है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि भाई कोयला का दहन कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत कहूँ क्यों, क्योंकि यूरिया जब आप छिड़काव करोगे, यूरिया का फार्मूला क्या है, NH2CO NH2, यानी कहीं ना कहीं नाइट्रस ऑक्साइड छिड़केगा। ईंट के भट्टों से सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि कोयला है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, बताओ अगर हम इतनी गाड़ियां चला रहे हैं, अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता ऑटोमोबाइल से तो भाई ओजोन परत जो बचा हुआ है, ओजोन परत तो रह ही नहीं जाता, जितना ओजोन परत है सब खत्म हो जाता। अगर ऑटोमोबाइल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकला तो कहीं ना कहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकल रहा था, एसी से निकलता था, और जो भी अन्य शीतलक थे उससे निकलता था। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं, आप कॉमन सेंस लगाओ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर ऑटोमोबाइल से निकलता, भाई इतनी गाड़ियां चल रही हैं तो पूरा ओजोन परत ही खत्म हो गया होता अब तक। ये है 2017 का पेपर था, 18-19 में पेपर हुआ था, करंट का क्वेश्चन था। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन नहीं है, सीधे आ जाओ, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कुछ जाने की जरूरत नहीं है कि मीथेन ओजोन है। अब है जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित संगठन एवं सम्मेलन।
तो आते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल यानी इंटर पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी की स्थापना कब हुई? ठीक, तो 1972 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यूनिट की गठन किया गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय नैरोबी था। लेकिन इसने क्या कहा कि ऐसे संगठन की स्थापना होगी जो जलवायु परिवर्तन के लिए विशेष तौर पे काम करे। तो इन्होंने WMO के साथ मिलके इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना 1988 में किया। ठीक, अब आओ, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापवृद्धि का प्रभाव? भाई तापमान बढ़ेगा, समुद्री जल हिमनद, बीमारी, प्रवाल वृद्धि, सब कुछ हो रहा है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भारत कब लाया? भारत ने 2008 में भारत ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लाया, जिसमें कितने प्लान थे? 8 प्लान थे, जिसमें ऊर्जा की कैसे हम सौर ऊर्जा मिशन लाएंगे, कैसे हम ऊर्जा दक्षता बढ़ाएंगे, कैसे हम पर्यावरण को सही जो उसके पर्यावरण सही बनाएंगे, कैसे हम हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित करेंगे, कैसे हम जो हमारी कृषि कार्य है उसको ग्रीन बनाएंगे, कैसे हम इंडिया को ग्रीन करेंगे। तो ये सब चीजें थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 विषयों में से शामिल नहीं है? तो कुछ नहीं, आप कॉमन सेंस पे पहुंचो, बताओ सौर शक्ति हो सकता कि नहीं? हम सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, बताओ। अगर हम कार्य योजना की बात करेंगे तो बताओ वनीकरण की बात करेंगे कि नहीं? क्योंकि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वनीकरण होना चाहिए कि नहीं? ग्रीन इंडिया की बात करते हैं तो वनीकरण तो होगा ही। नाभिकीय शक्ति, अपशिष्ट ऊर्जा, बताओ इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अप्रोप्रिएट क्या रहेगा? अपशिष्ट ऊर्जा बना लो भाई, बेहतरीन है। नाभिकीय शक्ति नहीं है, यानी ये हमारा आंसर हो गया सी। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब हुई? 2008 में। हरित जलवायु कोष इंपॉर्टेंट नहीं, 2013-2014 का करण था इसलिए आया था। निम्नलिखित में किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? यानी जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक मतलब है बर्फ, यानी क्रायोजेनिक मतलब है जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो। और ये कैसे हो सकता है? अगर बर्फ का कुछ मिल जाए, यानी आइस कोर मिल जाए, तो कहीं ना कहीं हम जलवायु परिवर्तन का साथ प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या था? उस समय का कारण था, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस हो रही है, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, सब हो रहा है। जलवायु परिवर्तन भाई मुख्य कारण ही यही है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उपयुक्त सभी जलवायु परिवर्तन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बताओ। महाद्वीपों और महासागरों के उष्मा एवं शीतलन में अंतर। ठीक, जलवायु परिवर्तन का कारण बताओ। मुख्य कारण ये है पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा में परिवर्तन। हाँ, क्योंकि भाई जब ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं तो सौर ऊर्जा में लगातार हमें ज्यादा मिल रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल और सतह की परावर्तकता यानी एल्बिडो में परिवर्तन। भाई अगर हम वन काट के हम कंक्रीट लगा देंगे तो बताओ सतह में परिवर्तन, हरित ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव परिवर्तन, सच में। लेकिन महाद्वीपों और महासागरों के उष्मा शीतलन में अंतर का कहीं भी जलवायु परिवर्तन के कारण से संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मानसून का कारण है, यानी उष्मीकरण जब सूर्य का तापमान ज्यादा पाएगा वहां आधा जल्दी, यानी महाद्वीप जल्दी गर्म होगा, महासागर जल्दी अधिक देर में गर्म होगा, तो इसके कारण क्या होता है? मानसून, यानी जलवायु परिवर्तन का कहीं भी कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के प्रमुख, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण बताओ। जीवाश्म ईंधन हम जला रहे हैं, बताओ। हम तेल चालित जो गाड़ियां हैं उसको हम सौर धधक, बताओ सौर धधक से हमारा क्या संबंध है? कि हम क्या कर रहे हैं? हम सोलर फ्लेम में वृद्धि कर रहे हैं। भाई जैसा सौर धधक तब था वैसे हो रहा है, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन जलवायु परिवर्तन का प्रमुख प्रमुख कारक ये थोड़ो है कि सूर्य कभी ज्यादा कर रहा कभी कम कर रहा, कुछ नहीं। अत्यधिक वनोन्मूलन यानी सही है। तो कहीं ना कहीं आप प्रमुख कारक एप्रोप्रिएट आंसर पे पहुंचना, यानी बी। यार सोलर, आप देखोगे यार सोलर फ्लेम ज्यादा होगा तो ऐसा होगा तो तापमान ज्यादा का, इतना दिमाग नहीं लगाना है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक वनस्पतियां अगर जलवायु में परिवर्तन होगा तो प्राकृतिक वनस्पतियों पे खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु पाए होते सही है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पतियां जलवायु का सही संकेतक है। इसका कारण कहीं से भी जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु पाए होते ये नहीं है। ठीक, इसका प्रमुख कारण क्या है कि प्राकृतिक वनस्पतियां जलवायु का सही सूचकांक, यानी जलवायु में परिवर्तन होने पर इनमें परिवर्तन हो जाता है। निम्नलिखित औद्योगिक देशों के समूह में किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया? ये उस समय का कारण था, इंपॉर्टेंट नहीं है।
क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित था। अब जलवायु परिवर्तन से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसे रियो सम्मेलन कहा जाता है। 5 साल बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हम कैसे ग्रीन हाउस गैसों में कमी कर सकें। इसी क्योटो प्रोटोकॉल में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आया, जिसमें एनेक्स 1 यानी विकसित देश, एनेक्स 2 यानी विकासशील देशों में हरित परियोजनाएं संचालित करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और जब एनेक्स 1 देश एनेक्स 2 यानी विकासशील देशों में योजनाएं चलाएंगे तो उन्हें मिलेगा सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन यानी CER, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। ठीक, तो जब आएगा CDM किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। सही, जलवायु परिवर्तन सामाजिक तनाव बढ़ ही रहा है। क्यों, क्योंकि कारण क्यों है, क्योंकि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। बताओ, अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो आपसी संघर्ष बढ़ेंगे कि नहीं, भुखमरी आएगी कि नहीं, लोगों में संघर्ष, लोगों में झगड़े बढ़ेंगे कि नहीं संसाधन के लिए। तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन, मौसम की चरम दशा, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, आपसी संघर्ष बढ़ ही रहा है। अब आओ, कहाँ है और कब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिवर्तन सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया। 2018-19 से करंट था। आप देखिएगा वर्तमान में जो कोप का आयोजन हो रहा है, कोप का आयोजन इसके पहले कहाँ हुआ, वर्तमान में कहाँ हुआ, भविष्य में कहाँ होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कोप 24, 25, 2026 यानी 2024 में कहाँ, 2025 में, 2026। ठीक, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है, यानी प्रवाल का विरंजन क्यों हो रहा है। प्रवाल शैलों का खनन हो रहा, ठीक है, ये भी है, क्योंकि खनन हो रहा भाई सीमेंट के लिए। प्रवाल में रोग फैल रहे हैं, सागरी जल में अवसाद हो रहा, प्रवाल सांसें नहीं ले पा रहा, वैश्विक उष्मन भी हो रहा। लेकिन मैंने क्या कहा था, UPPCS जब भी पूछे सबसे एप्रोप्रिएट, वर्तमान में सबसे प्रमुख कारण पे पहुंच रहा है, और वर्तमान में सबसे प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक उष्मन, जिसके कारण क्या हो रहा है, क्योंकि प्रवाल क्या है, जो संथलाई और पॉलिप्स यानी एल्गी और पॉलिप्स, एल्गी और पॉलिप्स सहजीवी संबंध में रहते हैं। एल्गी क्या करेगा, इसको भोजन देगा, पॉलिप्स इसको आवाज देगा। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, एल्गी पॉलिप्स को छोड़कर चला जा रहा है, पॉलिप्स मर जा रहे हैं, जिससे प्रवाल विरंजन हो जा रहा। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप में से किसकी बारंबारता बढ़ रही है, बताओ। कहीं तूफान आ रहा, कहीं चक्रवात, कहीं बाउंडर आ रहा, सब आ रहा है। तो आज का सेक्शन कंप्लीट करते हैं, एक सेक्शन और बचा हुआ है, उसे हम कंप्लीट कर देंगे, तो इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा।